द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ़ साहब और आरजू काज़मी साहबा। आज हम बात करना चाह रहे हैं जी, एक तो जाकिर नाइक साहब के दौरा पाकिस्तान पे और फिर SCO कॉन्फ्रेंस जो यहाँ होने जा रही है, और आखिर में हम ब्रीफली बात करेंगे रतन टाटा जी के डेथ के हवाले से। वसीम साहब, आप कैसे देखते हैं जाकिर नाइक साहब का जो दौरा था? मेरा तो ख्याल है कि उनको बहुत एक्सपोज कर दिया इस दौरे ने। बहुत सारे जो उनके एडमायरर्स थे पाकिस्तान में, वो अब उनके खिलाफ लिख रहे हैं और उनके जो मद्दाह हैं बहुत कम हो रह गए हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो बिल्कुल यही महसूस हो रहा है कि जैसे किसी मरीज को कोई इंजेक्शन लगाया जाए और वो उसका रिएक्शन हो जाए। तो हमारी रियासत अवाम को एक इंजेक्शन लगाना चाह रही थी, इंजेक्शन लगाया और उसका रिएक्शन हो गया। और वो रिएक्शन जो है वो आपको भरपूर अंदाज में सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। तो मकासद ये हासिल करना चाहते थे जाकिर नाइक के इस विजिट से कि गालिबन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हो, गालिबन ये यहाँ पे आके कहें जी कि अगर हुक्मरान जो है वो कुरान और अहदीस पे अमल करता है तो वो डिक्टेटर भी ठीक है, वो इस्लाम के मुताबिक है, ऐन मुताबिक है। तो वो चीजें तो पीछे रह गई। और जब इनसे अनप्लांटेड सवाल किए गए, वो सवाल किए गए जिनके लिए ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिनके जवाबात इन्होंने तैयार नहीं किए हुए थे पहले से, तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये बिल्कुल बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। यानी कल जो बादशाही मस्जिद में एक लड़का वाजिद एहसास, उसने जो सवाल किया और जो इन्होंने जवाब दिया, तो ये तो हमारे जो बड़े ही एक थके हुए मौलवी होते हैं वो भी इससे बेहतर तौर पे सवालों को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ये तो उस लेवल पे भी नहीं पहुंच सके। और इन्होंने बाकायदा थ्रेट्स देनी शुरू कर दी और उसको रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया और उसको इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जिस मकसद के लिए बुलाए गए थे वो मकसद तो कहीं पीछे रह गया। और पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ास तौर पे जो हमारे बाशऊर नौजवान हैं, उन्होंने इनको मुकम्मल तौर पे बरहना कर दिया है और इनके पास अब कोई चारा नहीं रहा कि ये यहाँ से अब वापस मलेशिया चले जाएं। जी शकील। जी, उन्होंने जो नौजवान था, जो वाजिद एहसास, उसने ये कहा था कि मैंने 4 साल पहले इस्लाम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। और उन्होंने फिर जाकिर नाइक साहब ने इरिटेट होकर उसको मुर्ताद भी डिक्लेयर कर दिया और ये भी कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें ये होना चाहिए। तो मुझे याद आ रहा था, एक ऑस्ट्रेलियावी नौजवान ने लिखा एक दफ़ा कि मैं यहूदी हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग यहूदी नहीं हूँ, शायद बिलीविंग यहूदी भी नहीं हूँ। तो मैं अपने रबाई के पास जाता हूँ तो सारे टेढ़े सवाल करता हूँ, तो वो कभी गुस्से में नहीं आता, कभी उसने ये नहीं कहा कि तुम मुर्ताद हो गए हो। तो हमारे यहाँ जो है ये रवैया जो है कि ज़रा सा भी अगर आप अनकंफर्टेबल सवाल करें तो मौलवी साहब जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, चाहे वो जाकिर नाइक हों या कोई गली के मौलवी हों। तो लोग फिर उनसे बात करते हुए भी डरते हैं। एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी SM जफ़र साहब से, तो वो कहने लगे कि ये जो ब्लास्फेमी लॉ है ना, इसने तो इस्लाम की तबलीग का रास्ता भी रोक दिया है। अगर एक क्रिश्चियन फॉर एग्जांपल आप उसको तबलीग कर रहे हैं और वो कहता है जी मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं इस्लाम के हवाले से, और वो डरता है कि वो कहता है जी मैंने अगर इनको एक्सप्रेस कर दिया तो मेरे ऊपर तो ब्लास्फेमी लग जाएगी, तो वो डरता हुआ अपना सवाल भी ज़बान पे नहीं लाता। तो आप कैसे देखती हैं आरजू इस कंट्रोवर्सी को, इस सूरत हाल को? सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, लेकिन जाकिर नाइक साहब जो हैं वो गली के ही मौलवी लगते हैं। मुझे तो कोई खास चीज उनके अंदर ऐसी दिखी नहीं जिसकी वजह से वो इतने कोई फेमस हो गए या कुछ। एक चीज जरूर है कि ये जो इंडिया से लोग आते हैं ना, चाहे वो मौलाना मौलवी हों चाहे जाकिर नाइक टाइप के लोग जो इंडिया से भागे हुए लोग हैं,
ये पाकिस्तान के लोगों को बहुत हल्के में लेते हैं। इनका ख्याल होता है कि इस्लामिक कंट्री है तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कोई टेढ़ा सवाल नहीं करेंगे और बहुत इनके हिसाब से रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास भी मौलाना साजिद रशीदी आए थे तो वो भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो मैंने उनसे पूछा, और इसी तरीके से जाकिर नाइक से भी लोगों ने जो सवाल किए वो देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग मौजूद हैं और लोगों में हिम्मत आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, लोग सवाल करने लगे, और ये करना चाहिए। इसी से ये लोग एक्सपोज होते हैं। और शायद पाकिस्तान में पहली बार ऐसा मैंने देखा कि हर कोई, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी जगह से बिलोंग करता हो पाकिस्तान की, वो भारत की इस बात की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जाकिर नाइक को बाहर निकाल दिया अपनी कंट्री से, या उसके ऊपर केसेस बने हैं या वो वांटेड है, और इस किस्म की चीजें पहली बार हर कोई भारत की तारीफ कर रहा है कि भारत ने जाकिर नाइक जैसे लोगों को अपने टिकने नहीं दिया। अब कुछ तो पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, और इस तरह के लोग जो हमारे यहाँ भरे पड़े हैं उन्हें भी हमें जरा टफ टाइम देना चाहिए। वैसे ये अच्छा है कि इन्होंने आकर ये साबित कर दिया कि ये कितने बड़े स्कॉलर हैं। इन्होंने अपने आप को ही बेसिकली एक्सपोज कर दिया, और अब मेरा ख्याल है कि ये जो रिलीजन का एक बिजनेस चलाते हैं इनका ज्यादा चलने वाला नहीं है। जी वसीम साहब, उन्होंने एक बात यह भी की कि काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। तो भाई क्या दुनिया के जितने काफिर हैं वो जन्नत में रह रहे हैं? क्या काफिरों में कोई गरीब नहीं है? क्या लाचार नहीं है नॉन मुस्लिम्स में से? तो इस तरह की जो दलील देते हैं ये, और फिर एक उनका मैंने देखा क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर 13 साल की बच्ची, मेरी बच्ची हो 13 साल की, उसकी शादी 112 साल के मर्द से कर दी जाए तो इसमें क्या काबिल एतराज बात है, बशर्ते कि वो बंदा जो है वो नेक पाक हो, परहेजगार हो, मेरी बेटी को जन्नत में ले जाए। तो इस तरह की बातें करने की उनको जरूरत क्यों पेश आती है? फिर उनका जो बेशूर बयान है कि हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए, और जब आप उनको कन्फ्रंट करें तो फिर कहते हैं नहीं नहीं, दहशतगर्द का जो है ना मतलब वो ये है जो जिससे लोग डरें, बुरे लोग डरें। तो भाई ये सेमेंटिक गेम्स आप क्यों खेलते हैं? आप सीधी बात क्यों नहीं करते? टेररिज्म एक लफ्ज़ है, टेररिस्ट एक लफ्ज़ है जिसका एक क्लियर मफहूम है पूरी दुनिया में, और मुसलमानों पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये दहशतगर्दी करते हैं, टेररिज्म करते हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं जी हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। तो क्या इनको मज़ा आता है कोई इस तरह की कंट्रोवर्सीज छेड़कर? देखिए, बात ये है कि ये लोग जो है ना, ये मॉडर्न एज की जो भी इस वक्त थॉट है, ये उस तरफ नहीं जाएंगे, ये मॉडर्न वैल्यूज की बात नहीं करेंगे, मॉडर्न एज के जो मसाइल हैं उनकी बात नहीं करेंगे। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल में सिमेंटिक्स का एक बड़ा अमल दखल है कि आप बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें करें और आपके सामने एक ऑडियंस हो, आप ऊंचाई पे बैठे हों, वो नीचे हों, और कोई सवाल ना करे आपसे ऐसा, बस आपसे मीठी मीठी बातें की जाएं और आप उनके मीठे मीठे जवाब दें। ये एक फॉर्मेट है जो कि पिछले सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आप देख लें, हमारी इबादत गाहों में देख लें आप, कि ये इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। कोई सवाल जवाब वहां पे नहीं होते, जनरली होते ही नहीं है बल्कि। जी तो ये आदी हैं इसी किस्म के सवाल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बातें करनी, ये दुनिया जहन्नम है और असल दुनिया बाद में है। और बच्ची, अब ये भाई आप एक बच्ची की जो है वो 6 साल 8 साल, कितने साल, 10 साल की बच्ची, कितने साल की इन्होंने कही बच्ची? 13 13 साल। 13 साल। हाँ, 13 साल की बच्ची जो है, 13 साल की बच्ची की शादी आप 112 साल के बंदे से आप कर रहे हैं। यानी कॉमन सेंस को ये चीजें जो हैं ये अपील नहीं करती। आज के दौर में 21st सेंचुरी जा रही है ये, लेकिन ये लोग चूंकि इनको कोई कन्फ्रंट नहीं करता, तो ये जो बातें इनके दिमाग में आती हैं करते चले जाते हैं। पाकिस्तान में अब ये हुआ है कि लोगों ने कन्फ्रंट किया है और कन्फ्रंट करने से ये एक्सपोज हुए हैं। जी शकील। जी अच्छा आरजू, आप कैसे देखती हैं इन कंट्रोवर्सीज को कि जाकिर नाइक साहब जो हैं वो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन वो खामखा कंट्रोवर्सी को आवाज़ देते हैं? मुझे एक दोस्त ने बताया जो इनके साथ उस मीटिंग में मौजूद था, सबूक सैयद नाम है उनका। तो एक एंकर ने कहा सबूक से कि मेरा फ़ोटो बना दें डॉक्टर साहब के साथ।
तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ख़वातीन के साथ सेल्फी नहीं बनाता, आप दरमियान में आ जाएं। तो सबूक सैयद दरमियान में खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब, मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है औरत के साथ खड़ा होना? मतलब इस तरह की मज़ाक का खेज सिचुएशंस वो खुद पैदा करते हैं, वरना वो चुप कर जाएं भाई। अगर आप फोटो नहीं बनवाना चाहते तो कह दें जी मैं नहीं बनवाता। बीच में से कहा सबूक सैयद को कि आप दरमियान में आके खड़े हो जाएं। और फिर ये देखिए इन्होंने जो कहा पीआईए पे जो चढ़ाई की कि मैं 1000 किलो सामान ला रहा था, पीआईए ने मुझे ऑब्लाइज नहीं किया। कौन सा शरीफ आदमी 1000 किलो सामान के साथ सफ़र करता है यार? और आप तो कतर एयरवेज से आए, आपके चंद जो मुसाहिबीन थे, आपके जो साथी थे, वो पीआईए से आए, उनको आपने ड्यूटी लगा दी कि जी ये 1000 किलो लेके जाएंगे और उसके एक्स्ट्रा जो सामान है उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। ये भाई कौन सा मज़हब है, कौन सा इस्लाम है कि अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप पे करें उसके लिए? आप इसका क्या मतलब है कि आप स्टेट गेस्ट हैं? क्या आपने स्टेट को बताया था जब उन्होंने इनविटेशन दी कि भाई मैंने 1000 किलो सामान लेके आना, आपकी जिम्मेदारी है उसका खर्चा देना, मैं नहीं दे सकता? तो ये क्या 1000 किलो में क्या था ऐसा, इनके पास क्या लेके आ रहे थे ये? सर पहली बात तो ये आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई शरीफ आदमी जो है वो 1000 केजी लेके नहीं आएगा। इससे ये बात साबित हो गई कि ये शरीफ आदमी बहरहाल नहीं है, क्योंकि ये इतना सामान लेके आ रहे थे तो शराफत तो इनकी उधर ही खत्म हो गई। लेकिन बाकी ये कि जाहिर है कि ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज शुरू कर रहे होंगे ताकि कोई इनको पूछे। यहाँ पर आके जैसे मैंने कहा, इनका ख्याल था कि पाकिस्तान की पब्लिक बड़ा इन्हें वेलकम करेगी, बड़ी इनकी बातें सुनी जाएंगी। इसी किस्म की बातें ये पहले भी करते रहे होंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है। ये समझ रहे शायद जब इन्होंने पीस टीवी बनाया था और ये वहां पे बैठ के जो कुछ बोला करते होंगे, मैं तो खैर कभी इनको देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कुछ वहां बातें की होंगी वही बातें लेकर ये यहाँ पर आ गए। और इनका ख्याल था कि इनका ये रिलीजन का चूरन यहाँ पर बिकेगा। अच्छा, इनको हमारे यहाँ के मुल्ला मौलाना भी सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमारे यहाँ लोग जो एक फील्ड में काम करते हैं वो चाहते हैं दूसरा ना चले ताकि हमें ही लोग जो है ना वो पहचाने, हमें ही देखें, दूसरा जो है वो कहीं जाए खड्डे में। तो वही मौलाना साहब भी सारे परेशान हो गए होंगे कि ऐसा ना हो कि भाई ये यहाँ पर आ जाए। लेकिन इन्होंने आते के साथ ही सबसे पहले तो पीआईए पे चढ़ाई कर दी कि जी आप मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हैं। वहां से इनको जो जूते पड़ने शुरू हुए, उसके बाद इन्होंने फीमेल्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी कि जी वो अगर 20 मिनट्स तक आप फीमेल्स को देखेंगे तो और आप में कुछ ना हो तो इसका मतलब है आप इलाज करवाएं। इस किस्म की गिरी हुई घटिया बातें इन्होंने की। और साथ इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आके कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आप फीमेल्स को बना रहे हैं, इसका मतलब है मर्द खत्म हो गए। इस किस्म की बातें इन्होंने अजीब अजीब की, जिससे इन्होंने साबित कर दिया कि इनको भारत ने निकाल के बिल्कुल ठीक किया था। और अब ये यहाँ से भी मुझे लग रहा है जिस तरह से इनको जूते चप्पल पड़ रहे हैं, यानी के एक बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है। हम लोग सब जानते हैं कि वहां पर जो फीमेल्स हैं वो पर्दा करती हैं। उस तरह से हम इस्लामाबाद या लाहौर या कराची जैसे मॉडर्न तरीके से नहीं घूमती फिरती। वहां पे अगर वो इतने टफ क्वेश्चन इनसे कर रही है वहां की खवातीन और इनसे पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत हिम्मत है और बहुत अच्छी बात है कि हमारी फीमेल्स इस तरह से उठकर इनसे सवाल कर रही हैं और ये उसमें मुंह छुपा के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था जहां से ये निकल सके, जहां से ये छुप सके। और इनकी बार बार जिस तरह से खातिर की जा रही है, और अभी कहा गया जी लाहौर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सिक्योरिटी क्यों बढ़ा दी है भाई? आपको तो जन्नत में जाने का बड़ा शौक है, तो इनको ये नहीं पता कि मर के ही जन्नत में जाते हैं, जिंदा तो जन्नत में नहीं जा सकते। और जैसे ये कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम जन्नत में रह रहे हैं, तो बस फिर ऐसे तो सभी बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर वो आराम से हैं, वहां से अभी तक आके तो किसी ने इनको बताया नहीं है कि वहां पे क्या कुछ है। लेकिन ये एक गलत तरीके से अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। वैसे कराची यूनिवर्सिटी ने भी इनको एक डिग्री दे दी है पीएचडी की, न जाने क्यों। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और कोई मुल्ला मौलाना इनका साथ देता दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा मैं वसीम साहब एक जी चीज ऐड कर दूं, कि ये जो पीआईए पे अपना सामान लाना चाह रहे थे, उसका जो फ्रेट बनता है वो 72 लाख रुपए बनता है, जो ये मुफ्त में लाना चाह रहे थे। 72 लाख। जी। अच्छा वसीम साहब, मैं इनको काफी अरसे से सुनता आ रहा हूं और 9/11 पे इनकी बहसें सुनने वाली हैं। ही सो केजी, ही सो इवेसिव। किसी ने पूछा कि जी आप क्या कहते हो, उसामा बिन लादेन ने किया 9/11? कहते हैं जी कि मैं नहीं कहता, मैं बीबीसी और सीएनएन को नहीं मानता। तो भाई आप बीबीसी को, सीएनएन को नहीं मानते, किसको मानते हैं? अल जजीरा को मानते हैं? क्या दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने, चाइना ने, ईरान ने, जो अमेरिका की मुखालिफ गवर्नमेंट्स हैं, किसी ने ये कहा
कि ये यहूदियों ने किया था या ये इनसाइड जॉब था। तो आपको 1500 साल पहले की, 1000 साल पहले की चीज़ें याद हैं, आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, लेकिन जो वाक़या आपकी आंखों के सामने हुआ उस पे आप कोई कमिट नहीं कर रहे। कभी कहते हैं जी मुझे नहीं पता उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है कि नहीं है। तो भाई आपके इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास। सारी जो आपकी रिसर्च है वो 200 साल पहले से शुरू होती है और फिर 1400, 1500, 2000 साल पहले तक जाती है। तो ये इतने मतलब नॉन कमिटल क्यों हैं? और फिर गेमें खेलते हैं, कभी कहते हैं जी हर मुसलमान को दहशतगर्द होना चाहिए। तो मतलब क्यों क्यों इस तरह की बातें वो करते हैं? यार तो और क्या करें फिर वो। देखे ना, अब बात ये है कि एक जो मदारी होता है वो उसकी कोशिश यही होती है कि वो उसकी जो ट्रिक्स हैं वो किसी को पता ना चलें, तो इसी में फिर वो लोगों को फैसिनेट करता है। तो ये इसी किस्म की जिन सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, जो इनके वीक एरियाज हैं, ये इवेड करते हैं वहां पे। ये कभी खुल के बात नहीं करते ये लोग, ये कनी कतरा जाते हैं वहां पे। ये उन्हीं सवालों के जवाब देने के काबिल होते हैं जिनके बड़े मजेदार किस्म के इन्होंने पहले से जवाब तैयार कर रखे हों। उसके अलावा ये इस तरह के जो सवाल हैं, ये इनको पता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि उसामा बिन लादेन के हवाले से हमदर्दी के जज्बात रखता है, एंटी अमेरिका है। तो उन लोगों को ये ऑफेंड नहीं करना चाहते। इनका एक हल्का असर होता है और जितना बड़ा हल्का असर होगा उतनी इनकी इनकम होगी। तो ये फिर अपने हल्के असर में देखते हैं ना कि लोग किस तरह की बात सुनना चाहते हैं, किस तरह की बात नहीं सुनना चाहते। तो अकॉर्डिंगली फिर ये अपने जो जवाबात होते हैं ना इनको टेलर कर लेते हैं। और जिन सवालों के जवाब जरा सेंसिटिव हो जाएं, जहां पे कुछ लोग शायद ऑफेंड हो, तो वहां पे फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। जी मुझे तो नहीं पता जी वो दहशतगर्द था या नहीं था उसामा बिन लादेन, मैं तो नहीं कुछ कह सकता जी, मैं तो जी CNN और BBC पे मैं तो यकीन नहीं रखता जी, मुझे तो पता नहीं है जी, मैं तो कुछ नहीं इस बारे में कह सकता जी। मुसलमानों को दहशतगर्द होना चाहिए जी, मुसलमानों को दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्द होना चाहिए, उनको बुराई के खिलाफ दहशतगर्द होना चाहिए, उनको ये। हालांकि दहशतगर्द जो होता है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये इस हवाले से यानी इस्तेमाल नहीं होता कि आप कोई बुराई के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो आप दहशतगर्द हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीजों को ऐसे ट्विस्ट देते हैं, ये घुमा देते हैं बातों को, जलेबी बनाते हैं ये। और वो आप जलेबी में ढूंढते रहते हैं यार ये शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ पे हो रही है। तो ये इस तरह के लोग हैं जी। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ना जी बात ये है, ये जो सिमेंटिक गेम जो खेलते हैं, लफ्ज़ों का जो जाल बुनते हैं, अब ये कहते हैं जी हर मुसलमान को टेररिस्ट होना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट का मतलब है जो दहशत फैलाए बुरे आदमियों के खिलाफ। अच्छा, अब देखिए, मैंने किसी और शो में भी ये बात की कि कैथोलिक का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड। तो ये क्यों नहीं कहते कि हर मुसलमान को ब्रॉड कैथोलिक होना चाहिए? और जब कोई कन्फ्रंट करे तो कह दें कि भाई मुझे आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं, मेरा मतलब तो ये था ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। और सर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की मैं इनकी एक मिसाल दूं या डिसऑनेस्टी की। वेस्ट में इनसे सवाल किया गया कि जी देखिए मुसलमान वेस्ट में आके मस्जिदें बनाते हैं, खुलेआम तबलीग करते हैं, तो आप ये हक गैर मुस्लिमों को क्यों नहीं देते कि वो अपनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप आसानी से इस्लामिक मुल्कों में बना सकें, तबलीग कर सकें? उसका जवाब इन्होंने दिया, कौन सा मुल्क इस्लामिक है? इस्लामिक मुल्क तो है ही कोई नहीं, कहाँ पे इस्लाम का हुक्म चलता है? अच्छा, यही सवाल जब डॉक्टर शाहिद मसूद ने इनसे किया, उसमें कहते हैं भाई हम गलत चीज़ की तबलीग की क्यों इजाज़त दें? मुझे पता है 2+2 is 4, अगर कोई 5 कहता है या 6 कहता है या 3 कहता है तो गलत है। तो इसी तरह से जो इस्लाम के अलावा रिलीजन्स हैं, वो चूंकि फॉल्स हैं उनकी प्रीचिंग्स, हम उनकी इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये बात वो वेस्ट में नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आके वो ये बात भी करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है ये। इनफैक्ट अगर आप इनकी जितनी भी तकरीरें हुई हैं अब तक, उनका अगर आप कंटेंट एनालिसिस करें तो आपको तो हर स्टेप के ऊपर कंट्रडिक्शन नजर आएगी। यानी अब ये एक तरफ ये कहते हैं जी औरत बिजनेस कर सकती है लेकिन औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं जी कि ये जी इस्लामी मुआशरा जो है उसमें तो पीडोफिलिया होता ही नहीं है बिल्कुल।
और ये तो इस्लामी मुआशरा है ही नहीं जहां पे ये पीडोफिलिया हो रहा है, ये तो इस्लामी मुआशरा है ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि इनकी जितनी भी आप तकरीरें देखें ना, उनमें आपको हर स्टेप पे आपको कंट्रडिक्शन नजर आएगी। ये वक्त और हालात के मुताबिक चीजों को मोल्ड कर लेते हैं। यानी कहीं पे ये कहेंगे जी ये इस्लामी रियासत है, कहीं पे कहेंगे जी इस्लामी रियासत है ही कोई नहीं। फिर ये अगर औरत की हुक्मरानी की बात होगी तो ये फिर वहां पे कहेंगे जी ये जो बात थी ना ये इस खास कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, और किसी दूसरे मौके पे कहेंगे जी ये तो जी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये तो अब देखें, अब ये पंजाब में एक खातून हुक्मरान की मेजबानी जो है वो इन्होंने कबूल की हुई है, लेकिन उस खातून को ये हुक्मरानी का इख्तियार देने के हक में नहीं है। देखे ना, तो ये इसी किस्म के ये जगलर हैं, ये जगलर्स होते हैं ये लोग, मदारी कह लें, जो कि अपनी पटारी में से वक्त और हालात की मुनासबत से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीजें निकालते रहते हैं। कभी एक चीज निकाल ली, कभी दूसरी निकाल ली, कभी तीसरी निकाल ली, चौथी निकाल ली, और ये बस इसी जगलिंग से ये लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। जी। अच्छा अर्जू, मैंने किसी और शो में भी ये बात की थी कि मौलाना मौदूदी के घर में एक मर्द बावर्ची था और मौलवियों के एतराज़ के बावजूद उन्होंने उसको हटाने से इनकार कर दिया। इसी तरह से ज़ैनब अल गज़ाली, इजिप्ट की जो तंजीम है, सबसे बड़ी इस्लामिक तंजीम मुस्लिम ब्रदरहुड, उसकी लीडर थी एक ज़ैनब अल गज़ाली। वो पाकिस्तान आई, उन्होंने जनरल ज़िया के साथ हाथ मिलाया था और वो फ़ोटो सारे अखबारात में छपी। इसी तरह से अब देखिए कि मौलाना मौदूदी ने फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ किताब लिखी, लेकिन आज क्या जमात इस्लामी के लीडर फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करते? कोई पढ़ी लिखी खातून, चाहे उसका ताल्लुक जमात इस्लामी ही से क्यों ना हो, वो 10-12 बच्चे पैदा नहीं करती। तो ये वक्त हालात के साथ साथ जो चीज़ें हैं बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। बल्कि मैंने एक वाक़या पढ़ा कहीं, रबिया बिन अब्दुर्रहमान एक साहब थे और वो इमाम मालिक के उस्ताद थे, मदीना में रहते थे। उनको पहले अब्बासी खलीफा ने अपना एडवाइज़र बनाया, वो इराक़ चले गए। वापस जब आए तो उनसे पूछा कि भाई अहले इराक़ को आपने कैसा पाया, तो उनका जवाब बड़ा रिवीलिंग था। उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसे लगता है कि उनके यहाँ कोई और नबी आए, हमारे यहाँ कोई और नबी आए। जो चीज़ उनके नज़दीक हराम है हमारे नज़दीक हलाल है, जो हमारे नज़दीक हराम है वहाँ वो हलाल है। यानी आप ये देखिए कि इतने अर्ली दौर में इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो गए थे, और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मोरक्को से लेके तो इंडोनेशिया तक एक ही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सऊदी अरब में देखिए अब क्या कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो क्या जाकिर नाइक भी जो हैं वो मौलाना मौदूदी की तरह फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ हैं? और फिर ये देखिए कि फ़ोटोग्राफ़ी, आज से 50 साल पहले कोई मौलवी ऐसा नहीं था जो फ़ोटोग्राफ़ी के ख़िलाफ़ ना हो। इवन मौलाना मौदूदी ने ये लिखा रसाइल व मसाइल में कि फ़ोटोग्राफ़ी हराम है। और फिर क्या हुआ, जमात इस्लामी का अपना अखबार है जसारत, उसको बेस्ट फ़ोटोग्राफ़ी का अवार्ड मिला। तो भाई आप खुद अमल नहीं कर रहे हैं इस्लाम पे, तो आम लोगों से क्या तवक्को रखते हैं? जी सर देखें हर कंट्री में, हर रिलीजन में वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और आने भी चाहिए। जाहिर आप उस पुराने जमाने में नहीं रह रहे। अगर ऐसा ही था तो फिर जाकिर नाइक को तो उसमें एरोप्लेन में आना ही नहीं चाहिए था, उन्हें तो फ्लाइट लेनी नहीं चाहिए थी, उन्हें तो ऊंट पे, गधे पे, खच्चर पे, कुत्ते पे, किसी पे बैठ के पाकिस्तान आ जाते कि जी मैं तो इसमें बैठूंगा ही नहीं। ये तो आज के ज़माने की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो एरोप्लेन हो या कुछ भी हो। लेकिन बाकी चीज़ों में ये इस किस्म की जाहिलाना बातें जो हैं वो इनके जैसे लोग करते हैं। मैंने तो किसी जगह पढ़ा था, पता नहीं किसी ने सीरियसली लिखा था या क्या, कि किसी अरब ने पाकिस्तानी से कहा कि भाई कलमा तो हमने भी पढ़ा है लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए हो। तो वो वाली बात है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम चल रहा है या हिंदुस्तान में खास तौर पे और पाकिस्तान में जिस किस्म के लोग मुस्लिम्स रहते हैं, या बांग्लादेश को भी अगर आप शामिल कर लीजिए, तो वो अजीब ही किस्म के उनकी रिवायात हैं, अजीब किस्म की इनकी बातें हैं जिनको सुन के आप सिर्फ सर पीट सकते हैं। अब ये लोग ये समझते हैं कि उसी जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जी औरत जो है वो पाँव की जूती है, और फिर ये घर जाके उसी जूती से मार खाते हैं।
चाहे इनकी बीवी हो, चाहे इनकी अम्मा हो, ये वहां पे इनकी आवाज ही नहीं निकलती। ये भी घर जाते होंगे, जाकिर नाइक तो इनकी बीवी कहती होगी ऐसे ही आ गए, जाओ जाके दही लेकर आओ। तो इनका भी वही हाल होगा, लेकिन इन्होंने बस हर जगह ये बताना है कि जी मर्द जो है बड़ा सुपीरियर है, जबकि आजकल के मर्द ऐसा नहीं सोचते। जो पढ़े लिखे हैं, जो तमीजदार हैं, वो फीमेल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना वो अपने आप को देते हैं। लेकिन यहाँ पर जाकिर नाइक जैसे जाहिल लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं। मुझे तो हैरत हो रही है कि इनको बुलाने की जरूरत क्या थी। ऐसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाना चाहिए था, किसी इकोनॉमिस्ट को बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त है, किसी ऐसे इंसान को आना चाहिए था जो आके पाकिस्तान को किसी प्रोग्रेसिव साइड पे लेके जाता। आखिर बाकी भी तो इस्लामिक कंट्रीज है ही ना, यूएई भी है और कई दूसरी कंट्रीज है। इवन सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत मॉडर्नाइज होने की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के जाहिलों को बुलाया जाता है जो अपने आप को खोल के रख देते हैं और उसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, और उसके बाद लोग बड़े हैरान होते हैं कि क्या सोच है इनकी। अगर इन्होंने तालीम हासिल की है किसी भी जगह से, चाहे भारत से या कहीं से, उसके बाद भी अगर इनका माइंडसेट ऐसा है, इनकी सोच ऐसी है, तो मेरा ख्याल है उस एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम खराब है, साफ बात है, सबको पता है, इसीलिए हमारे यहाँ इस तरह के माइंडसेट है। लेकिन भारत में भी अगर है कि इन्होंने ये, क्योंकि जैसे 8 या 10 साल हुए भारत से निकले हुए, अब 8-10 साल में कोई इनकी काया पलट तो हो नहीं गई होगी। वहां पे भी इसी किस्म की बोंगियां मारते होंगे जो ये इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह के स्टेट गेस्ट जो है वो भी हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट इनको हर जगह रख रही है, सिक्योरिटी दे रही है, जिस पर मुझे तो शदीद एतराज है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, मुबश्शिर लुकमान ने एक इन पे वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब प्लीज गो बैक। और वहाँ मलेशिया में भी सुना है कि इन पे कुछ पाबंदियां लग गई हैं। इन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी थी, आपको पता है कि वहाँ की 40% जो आबादी है नॉन मुस्लिम्स पे मुश्तमिल है। तो एक वो वाक़या मुझे हमारे दोस्त हैं उस्मान काजी, उनका ताल्लुक कोयटा से है, उन्होंने सुनाया कि डॉक्टर असरार एक दफ़ा गए वहाँ, तो उनसे पूछा गया कि जी मिसवाक बेहतर है या टूथब्रश। तो उन्होंने कहा टूथब्रश शायद ज़्यादा मुफीद होता है दांतों के लिए, लेकिन चूंकि सुन्नत मिसवाक करना है तो मैं मिसवाक को प्रेफर करता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा किसी ने कि हज़रत आप यहाँ ट्रेन से तशरीफ़ लाए हैं, जहाज़ से, या फिर ऊँट पे बैठ के आए हैं या गधे पे बैठ के आए हैं। तो सुन्नत पे भी अमल जो है ना वो इस तरह से सिलेक्टिव तरीके से होता है। फोटोग्राफी को देख लीजिए कि वो किसी ने कहा था ना, आज तक जो शय थी शेख के इकराम में हराम, अब वही दुश्मन दी राहत जहां ठहरी है। वसीम साहब, मौजू को अगर हम थोड़ा सा बदलें, एससीओ कॉन्फ्रेंस पे क्या तबसरा है आपका? इस्लामाबाद और पिंडी को 3 दिन की छुट्टियां की जा रही हैं। यानी हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान ना आए फिर मसला, अगर कोई आ जाए तो फिर मसला। तो हम क्यों इस तरह से ओवर रिएक्ट करते हैं? और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि बस रास्ते बंद कर दो तो सिक्योरिटी हो जाएगी? देखिए, ये बड़ा आसान तरीका होता है ना, बजाय इसके कि दहशत गर्दों को टारगेट करें आप आम शहरियों के लिए जिंदगी अजीरन कर दें, और वो हो चुकी है यहाँ पे। यानी जितनी मेन यहाँ पे शाहराएं हैं इस्लामाबाद में, और एक बहुत बड़ा हिस्सा पिंडी का, उसको बंद कर दिया गया है। मेट्रो बंद कर दी गई है, और मेन सड़कें बंद कर दी गई हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद कर दिए गए हैं, मैरिज हॉल्स बंद कर दिए गए हैं। यानी जिन लोगों ने शादियां करनी थी वो शादियां भी अब पता नहीं होती हैं और कब होती हैं। लोगों ने पेमेंट्स की हुई हैं, लोगों ने इनवाइट किया हुआ है लोगों को, बाहर से लोग आ रहे हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं जो बेचारे डेली बेसिस पे कमाते हैं, वो उनका बिजनेस आपने बिल्कुल 3 दिन के लिए आपने ठप कर दिया है। जो जिस दिन कमाते हैं उसी दिन उनको खर्च करना होता है। 10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं इस्लामाबाद में, और इससे निकलेगा क्या? अब सवाल ये है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो हो रही है यहाँ पे, इससे क्या नतीजा निकलेगा, सवाए इसके कि आपको थोड़ा सा एक फोटो ऑप्स मिल जाएंगे, आपको, आप तस्वीरें लगाएंगे, जी वो जी रशियन प्राइम मिनिस्टर आ गया, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ गया, जी वो जी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आ गया जी, और फलां का ये आ गया, फलां ये आ गया। बाकी उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि इससे कोई कॉन्क्रीट नतायज हासिल हों। यानी ऑलरेडी आप देखें ना कि ये जितने ममालिक हैं इनके दरमियान ट्रेड का क्या वॉल्यूम है इनमें,
और इस कॉन्फ्रेंस से जो गालिबन 2 दिन जारी रहेगी, जी उस क्या ये अचीव करेंगे और क्या हासिल होगा? मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सके, और सवाए इसके कि इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में आपने अपने शहरियों के लिए एक अजाब बना दिया है इस कॉन्फ्रेंस को। तो बाकी तो मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशंस है नहीं इस। जी जी, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आ रहे हैं, और मुझे थोड़ी हैरत हुई थी कि ईरान के भी प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, बल्कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छा एक मौका होता है ईरान के प्रेसिडेंट के लिए, वो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, कि वो यहाँ आते। तो आरजू, आपके क्या ख्यालात हैं एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए सर, मुझे मेरे ख्याल से तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए और पाकिस्तान को भी होस्ट करना चाहिए, लेकिन ताकि एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे हम आगे बढ़ सकें। इस वक्त तो कोई चीज़ भी पाकिस्तान में ऐसी नहीं हो रही जिसको हम कहें कि एक नॉर्मल कंट्रीज जहाँ पे हुआ करती हैं। लेकिन अगर इन्होंने बाकी दिनों में इस चीज़ को एक आम आदत बना लें कि कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है, किसी के ऊपर भी शेलिंग हो रही है, किसी को भी मारा पीटा जा रहा है, तो ये चीज़ आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कैसे रुकवा सकते हैं? अगर इन्होंने रूटीन में इस चीज़ को प्रैक्टिस ही ना किया हो कि मुल्क में अमन रहे, या जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनके इश्यूज को सुना जाए, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे केपीके के हों, चाहे इमरान खान हो या कोई भी दूसरी पार्टी हो। ये रूटीन में इन चीज़ों को चलने देते हैं इसलिए कि हमारे हुक्मरानों को कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। खुद ये बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ और किस-किस तरह की गाड़ियाँ लेके ये निकलते हैं कि इन्हें ना कोई बुलेट लग सकती है, ना ही कोई इनको कोई बॉम्ब टच कर सकता है, और बाकी लोगों को इन्होंने इनके हाल पे छोड़ रखा होता है। पूरा साल हम यही तमाशा देखते हैं, हर वक़्त इस्लामाबाद में कभी रोड यहाँ से बंद है, कभी वहाँ से बंद है, कभी इधर नहीं जा सकते, कभी उधर नहीं जा सकते। अपने ही कंट्री में ऐसा लगता है जैसे हम किसी और कंट्री में गए, जहाँ पर हमें चलने-फिरने की आज़ादी नहीं है। लेकिन जब कोई इवेंट होता है तब इनके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी भी मंगा लीजिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी आ जाए और सब कुछ आ जाए। तो ये रवैया जब तक नहीं बदलेगी, एस्टैब्लिशमेंट खास तौर पे, जो फौज है, एजेंसीज हैं, साथ साथ जो भी गवर्नमेंट आती है, कि आम दिनों में भी अगर अपनी कंट्री में आप अमन रखेंगे और इस किस्म की चीजें नहीं होने देंगे, तभी वो किसी इवेंट पे भी नहीं होंगी। वरना ये तो हल नहीं है कि सारी दुनिया में एससीओ की मीटिंग्स या कोई भी इस तरह की समिट हो और पाकिस्तान में ना हो, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर हंगामे होते रहते हैं। तो असल चीज तो हंगामे, उसको रोकना चाहिए। उसकी वजह से सभी लोग इफेक्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जितने भी लोग जो पाकिस्तान चला रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, उनके ऊपर जरूर ऐसा है कि उनको ये मैटर ही नहीं करता। उनकी ना फैमिलीज यहाँ रहती है, ना वो खुद यहाँ रहने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पे खाना पीना है और फिर लूटो ते फूटो वाली पार्टी यहाँ पर है, वो भाग जाएंगे। लेकिन आम पब्लिक की जिंदगी को उन्होंने खराब कर दिया है, और इस वक्त एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल एससीओ की शक्ल में हमारे सामने है कि सबके हाथ पांव फूले हुए। उधर से जिन लोगों से बातचीत होती है किसी भी कंट्री में, चाहे भारत हो या कुछ हो, वो लोग भी कहते हैं क्या हो रहा है आपके यहाँ, के नहीं हो रहा है। किस किस्म का इंप्रेशन हमने बना दिया है कि हम इस काबिल भी नहीं है कि हम सुकून के साथ, पीस के साथ, अमन के साथ हम एक छोटा सा 2 दिन का इवेंट करा सकें। ये हमने हाल कर रखा है, और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। वो मतलब ये वो जो कहते हैं ना, वो ख्वाब हम देख रहे हैं बैठे हुए, लेकिन हमारे यहाँ हालात ऐसे नहीं है। बिल्कुल सही। अब देखिए ना, बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं, और हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये एक सियासी मसला है, इसको सियासी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। और मुझे याद है कि जनरल कियानी जब आर्मी चीफ थे, तो जनरल तलत मसूद से मेरी मुलाकात हुई मैरियट में इत्तेफाक से। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर, जनरल कियानी तो आपके जूनियर रहे होंगे। तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा जी, आप अगर कोई 2-4 और अपने कोलीग्स को लेके जाएं, एक डेलीगेशन बना के जनरल कियानी से ये कहें कि बलूचिस्तान का जो इशू है ये एक सियासी इशू है, इसको सियासी तौर पर हल करने की कोशिश करें। तो वो मुझे बड़े डिसमिसिव से अंदाज में कहते हैं उनको सब पता है। तो ये जो अप्रोच है कि उनको सब पता है, आपने अपना किरदार अदा नहीं करना, तो ये हमारे यहाँ क्यों रवैया है। और जनरल मुशर्रफ जब हुक्मरान थे तो उनको जमाली साहब ने ये कहा था कि आप 1 आध मिनट की कॉल अगर कर लें ना भुगती को, तो मैं गारंटी देता हूँ कि हम इस मसले को हल कर लेंगे, और वो कल इस्लामाबाद में होंगे। तो जनरल मुशर्रफ ने फ़ोन करने से इनकार कर दिया था। यानी ये हमारी एरोगेंस है। और अब हम कहते हैं जी ये जो बलूचिस्तान में सिचुएशन है ये तो एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, इसमें अमेरिका भी मुलव्वस है, इसमें पता नहीं इंडिया भी मुलव्वस है, इसमें कौन कौन से मुल्क मुलव्वस हैं, अब तो शायद अफगानिस्तान भी मुलव्वस है। तो हम ये नहीं देखते कि हमने क्यों ये हालात पैदा किए।
हम क्यों सियासी मसाइल को सियासी तरीके से हल करने की कोशिश नहीं करते? हमने ईस्ट पाकिस्तान से कुछ नहीं सीखा, वो भी एक सियासी मसला था और हमने उसको ब्रूट फोर्स के थ्रू हल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात कि हम जो है कोई मसला भी हल करने की कैपेसिटी में नहीं, हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्या वजह है इसकी? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ जितनी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट करती है, और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की ग्रूमिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होती है। वो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो रेकन्सिलिएटरी अप्रोच है या ये जो नेगोशिएशन वाली बात है, ये वहाँ होती है जहाँ पे कि बड़े ठंडे दिलो दिमाग के लोग हों, सियासत को, हालात व वाक़यात को समझते हों, और जो इंसाइटफुल हों, जिनको आगे नज़र आ रहा हो कि हम ये करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। वो माइंडसेट तो होते ही नहीं है ना। ये ब्रूट फोर्स से तमाम मसाइल का हल करना चाहते हैं, तो ब्रूट फोर्स से जब आप मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि इस वक्त दो आपके जो सूबे हैं वो बिल्कुल हाथ से निकले जा रहे हैं इस वक्त, और शदीद किस्म की रिजेंटमेंट है वहाँ पे। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो उन्होंने रेकन्साइल करना, नेगोशिएट करना, चीज़ों को एक सियासी अंदाज में हल करना सीखा ही नहीं है, उनकी ट्रेनिंग में नहीं ये चीज़ शामिल। जी शकील। जी आरजू, इतनी ज़्यादा कमेटियां बनी हैं हमारे यहाँ, चौधरी शुजात उसमें इन्वॉल्व हुए थे, मुशाहिद हुसैन हुए थे, डॉक्टर मालिक हुए थे, और उन्होंने राब्ते भी किए जो नाराज़ बलोच थे, मुल्क से बाहर थे, और वो आने के लिए तैयार भी थे, लेकिन फिर उनको कहा गया कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह की कोशिशें करने की। तो क्यों हमारे यहाँ ये रवैया है? क्यों हम सियासतदानों को सियासी तरीके से अपने पॉलिटिकल प्रोसेस का मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनाते, और फिर उसके डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें भुगतने पड़ते हैं? क्योंकि सर यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथ में पावर नहीं है, और जिनके हाथ में पावर है, जो कि जाहिर है कि कहीं ना कहीं फौज और एजेंसीज उसमें आ जाती हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों का जो इशू है वो सॉल्व हो। आखिर डॉक्टर मारंग बलोच क्या मांग रही थी? वो यही कह रही थी ना कि जी जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है उसको सॉल्व किया जाए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि बलूचिस्तान को अलग करना चाहती हैं या कोई सेपरेट कंट्री बनना चाहती है। उन्होंने तो जो मिसिंग पर्सन है उनके बारे में बात की थी, और जो कि बिल्कुल उनका राइट है और होना भी चाहिए। और इस बारे में ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान बल्कि इस्लामाबाद और कई जगह के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है। लेकिन ये चीजें इनको सूट नहीं करती। जो लोग पाकिस्तान चलाते हैं, वैसे तो खैर पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल हैं, लेकिन असल में तो आप जानते हैं कि एजेंसीज और फौज ही हर चीज को डिसाइड करती है, हर चीज आगे लेकर आती है। उनको ये सूट नहीं करता, उन्होंने अपनी वहां पे हुक्मरानी जमा के रखी हुई है, और इसी वजह से कभी भी बलूचिस्तान का जो इश्यूज है, बलूचिस्तान के जितने भी इश्यूज हैं, कभी भी सॉल्व नहीं हो पाए। हालांकि अभी हमने रिसेंटली भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों को मारा गया, चाहे वो पंजाब से गए हो या कहीं से गए हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी कोशिश हमें होती हुई दिखाई नहीं दी जिसको हम ये कह सकें कि वाकई में यहाँ की जो लोग हैं या यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सीरियस है इस इश्यूज को सॉल्व करने में। वो उनको दबा के रखना चाहते हैं, वो उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रखना चाहते हैं, अपनी ही हुक्मरानी चाहते हैं, और अगर उसके बाद वो पलट कर कुछ कह देते हैं वो लोग, तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। फिर ये कह देते हैं ये तो इंडियन एजेंट हैं और ये तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन इन सब चीजों से ये इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे। जी। अच्छा वसीम साहब, आखिर में हम ब्रीफली बात करते हैं रतन टाटा जी की। अभी उनका इंतकाल हुआ और इंडिया में स्टेट फ्यूनरल दिया गया, पूरा इंडिया गोया सोग मना रहा था उनका, और कहा यह जाता है कि इनकी फैमिली ने जितनी डोनेशंस दी हैं आज तक दुनिया में किसी फैमिली ने नहीं दी। इवन जो इनके जद्दे अमजद थे जमशेद टाटा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने 102 बिलियन डॉलर्स की डोनेशंस दी, फिलैंथ्रोपिस्ट थे वो इतने बड़े। बिल गेट्स का जो फिगर कोट हो रहा है वो है 79 बिलियन, और वारन बफेट का है 32 बिलियन। तो कैसे देखते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो हैं इस तरह के रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन क्यों नहीं हैं? आप देखिए कि ये जो आज मौजूदा पाकिस्तान है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था,
और पार्टीशन से पहले कि आपको जितने बड़े बड़े आपको अस्पताल मिलेंगे, तालीमी इदारे मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ यानी रिहाइश के लिए सराय मिलेंगी, वो सारे के सारे आप देखेंगे कि वो जनरली वो किसी हिंदू या सिख की डोनेशन से बने। यानी आप गुलाब देवी अस्पताल ले लें, आप गंगा राम अस्पताल ले लें, आप कराची चले जाएं और वहाँ पे आप फिलंथ्रॉपी के इदारे देख लें, आप लाइब्रेरीज देख लें, आप कॉलेज देख लें। यहाँ पिंडी में आप चले जाएं, अस्कर माल कॉलेज जो है उसके स्टेप्स पे अभी भी उनके नाम लिखे हुए हैं उन हिंदुओं के जिन्होंने के डोनेशंस दी और उससे वो स्कूल, पहले स्कूल बना 1913 में, बाद में फिर वो कॉलेज बन गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है हिंदुओं में, सिखों में और दूसरे मज़ाहब के लोगों में बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है फिलंथ्रोपी की। और इवन बेशुमार एथियस्ट्स हैं जो कि फिलंथ्रोपी करते हैं। लेकिन अजीब बात है कि आपको बहुत कम ऐसे मुसलमान मिलेंगे जिन्होंने के फिलंथ्रोपी की है, जिन्होंने चैरिटी की है, जिन्होंने गरीबों की फलाह बहबूद के लिए पैसे दिए। यानी यहाँ पे आपको बेशुमार ऐसे तो मिल जाएंगे जो कि मिसाल के तौर पे वो हाजी साहब मिल जाएंगे, शेख साहब, वो जो कई कई हज किए उन्होंने जाके, लेकिन क्या उन्होंने कोई कोई स्कूल बनाया, कोई यतीम खाना बनाया, कोई अस्पताल बनाया? तो आपको बहुत ही कम ऐसी मिसालें मिलेंगी जहाँ पे लोगों ने अपने ज़ाती खर्चे से, ज़ाती पैसे से, ज़ाती दौलत से उन्होंने कोई फलाह व बहबूद का काम किया हो। एक बात। अब ये जो थे रतन टाटा, इन्होंने इनकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 403 अरब डॉलर की है और इनकी जो सालाना जो इनके रेवेन्यूज हैं वो कुछ 100 अरब डॉलर के करीब हैं और उसका 66%, 66% रुपए में से 66 पैसे जो हैं वो चैरिटी और फिलंथ्रोपी पे जा रहे हैं। अस्पताल हैं, औरतों के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बच्चों के लिए स्टाइपेंड्स हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए डोनेशंस हैं जो ये अपनी जो इनकी इनकम है उससे ये दे रहे हैं। तो एक और इस सब के बावजूद इंतहाई सिंपल आदमी, इंतहाई हम्बल और कोई एरोगेंस नहीं किसी किस्म की, बल्कि जब ये 1961 में जब ये इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया है तो इनको ये जो टाटा नगर आजकल उसे जमशेदपुर कहते हैं वहां पे इनको मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो ये हालांकि ये उस टाटा फैमिली से थे और अरबपति बल्कि शायद खरबपति थे उस वक्त, लेकिन ये आम जो वर्कर्स थे उनके साथ रहा करते थे, उनके साथ खाते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे और जो जिस ट्रांसपोर्ट पे वो फैक्ट्री जाते थे उनके साथ ही ये जाते थे। इन्होंने अपनी गाड़ी भी नहीं रखी हुई थी और बड़ा सिंपल लाइफस्टाइल और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के काम आना। तो एक बहुत ही आइडियल फिगर हमें मिलते हैं ये रतन टाटा जो हैं और इसी बिना पे आप देखेंगे पूरा इंडिया जो है वो सोगवार है उनकी वफात पे। जी शुक्रिया। बिल्कुल, वहाँ पे एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है जिसके बारे में परवेज़ उदबाई ने मुझे बताया कि उसका मयार जो है आईआईटीज़ जो हैं, इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, उनसे भी बेहतर है। और आईआईटीज़ आपको पता है कि इतने टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं कि बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि अगर आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट की इजाज़त हो तो वो कौन सा होगा? तो उन्होंने कहा था आईआईटीज़। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है वो आईआईटी से भी बेहतर है हमारे एक एमिनेंट प्रोफेसर के मुताबिक। मैं कॉलेज के ज़माने में अपने एक दोस्त से मिलने गुजरांवाला गया तो उनकी गली में एक मार्बल वाला घर था जिसमें बहुत ज़्यादा मार्बल लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन साहब हैं? तो कहने लगे ये हाजी ब्लैकिए का घर है। उनका नाम ही ब्लैकिया पड़ गया और साथ हाजी भी लगा हुआ था। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस तरह की कंट्राडिक्शंस हमें काफ़ी मिलती हैं और अगर जाकिर नाइक साहब को इसका पता चल जाए तो वो फिर इस पर भी नाराज़ होंगे।
तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स आरजू? सर बिल्कुल, जैसे कि रतन टाटा जी की बात की जा रही है, तो जिस कमेटी से वो थे, पारसी कमेटी से, उसी के आदेश कावस जी हुआ करते थे, आपको याद होगा, आप लोग जानते जी। होंगे, बहुत जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट थे। और जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी तो मैं अपने आर्टिकल्स लिख के आदेश कावस जी को भेजा करती थी, ईमेल करती थी, फिर वो मुझे रिप्लाई करते थे, उसमें कोई ना कोई करेक्शन अगर हो तो वो करके। तो मुझे एक ये एजाज मैं समझती हूँ मेरे ऊपर है कि मेरी कई बार जो है वो आदित्य कावत जी से मुलाकात हुई है, और उनकी कम्युनिटी में बिल्कुल जैसे रतन टाटा जी की बात की जा रही है कि चैरिटी का बहुत ज्यादा एक हिस्सा रहा है। और आदित्य कावत जी ने भी कराची में 2 बड़े-बड़े पार्क जो हैं वो बनाए, वरना हमारे यहाँ तो आपको पता है फॉरन बिल्डिंग बन जाती है, कुछ बन जाती है। मुसलमानों में चैरिटी का इतना रुझान नहीं है। मुसलमान जो चैरिटी करते हैं वो मदरसे बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए देते हैं। वो कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए, किसी को तालीम हासिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हज उम्रे पे भेजने के लिए चैरिटी कर देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। बल्कि मैं भी अगर कभी चैरिटी के लिए जाऊं तो मुझे कई लोग पूछने और मना करने लग जाते हैं, ये तुम किसी नॉन मुस्लिम को तो नहीं देने लगी हो, इसलिए कि जी ये हराम है, ये मना है। तो जब इस माइंड सेट के लोग यहाँ पर होंगे तो फिर कैसे चलेगा? जाहिर है कि पाकिस्तान में, तो वो मेरे फादर कहा करते थे कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो हम कभी भी जिंदगी भर, क्या मैं कहती हूँ, 100 साल भी अगर हम लगा दें तब भी शायद हम रतन टाटा जी जैसे लोगों को हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, या वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। जो भी होगा वो यहाँ से निकल ही जाएगा, इसलिए कि ऐसे लोगों की हमारे यहाँ कदर नहीं है। आप देख लीजिए, अब्दुल सत्तार ईदी की हमारे यहाँ कदर नहीं है, लेकिन हम मुमताज कादरी और इस तरह के लोगों का बहुत नाम लेते हैं, जो लोगों की जाने लेते हैं, जिंदा जला देते हैं या मार डालते हैं। उन लोगों को हमारे यहाँ हीरो बनाया जाता है। हम जो स्कूल कॉलेजेस में हिस्ट्री में जो हीरोज पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कभी भी जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी या इस तरह के लोगों का नाम नहीं लेंगे, ना परवेज हुड भाई का नाम लिया जाएगा। उनको भी कहा जाता है कि जी ऐसे कैसे। और एक अकलौता जो नोबेल प्राइज पाकिस्तान का आया, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको भी हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। तो जिस कौम की ये जहनियत होगी, जिस कौम को ये पढ़ाया जा रहा होगा, मेरा ख्याल है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और अनफॉर्चुनेटली मैं उस कौम का हिस्सा हूँ, और जितनी खराबी है मेरे ख्याल है उसमें मेरा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं आज फिर कहती हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे दादा जो हैं वो छोड़ छाड़ कर इलाहाबाद से और यहाँ आ गए, इस सोच के साथ कि शायद यहाँ पे मुसलमानों को बहुत मौके मिलेंगे काम करने का, आगे बढ़ने का। और अभी अगर वो होते तो शायद वो फिर सामान पैक करके किसी तरीके से सोच रहे होते कि फिर निकल जाए कश्मीर के रास्ते से, किसी तरीके से पहुंच जाए वापस। तो मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान का ये हाल है। आपने अर्जू बात की अब्दुल सलाम की, उसके बाद फिर एक नोबेल प्राइज हमें और मिला, वो मलाला यूसुफजई को मिला। उनके साथ भी हमने उसी तरह का सलूक किया है कि उसको भी हम कहते हैं कि ये कोई साजिश थी। और जहाँ तक हीरोज़ की बात है, तो महमूद गजनवी भी हमारे हीरो हैं। उनका एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मौलाना सईद अकबर आबादी ने किताब लिखी है मुसलमानों का उरूज व ज़वाल। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि महमूद गजनवी में कोई और फॉल्ट या फ्लॉ नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों के माल पे कब्जा कर लेते थे, यानी माल अमवाल के मामले में काफ़ी ग्रीडी थे। तो उनको खबर मिली कि निशापुर में एक करामती है, एक अमीर आदमी है, तो उसके पास बहुत दौलत है। तो उन्होंने उसको बुलाया और कहने लगे कि मुझे पता चला कि तुम करामती हो। करामती एक फ़िरका था, इस्माइलियों की एक ऑफ शूट थी। तो वो समझ गया उनका मतलब। उसने कहा जी मैं करामती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास माल दौलत काफ़ी है, तो आप जितना आपको चाहिए आप ले लें। तो उन्होंने उसके सारे माल पे कब्जा कर लिया और उसको सेहत अकीदा की सनद लिख कर दे दी, यानी ये लिख दिया कि इसका अकीदा सही है। तो इस तरह के हमारे हीरोज रहे हैं। सर सोमनाथ का मंदिर जिसने तोड़ा वो हमारा हीरो है। मतलब उसने 17 हमले किए, जो 16 बार वो मार खा के जूते खाकर गया, उसके बारे में हम बात नहीं करते। 17वीं बार आके किसी तरीके से तोड़ दिया तो उस पर हम शर्मिंदा नहीं है, हमें शर्म नहीं आती। अगर इसी तरीके से कोई मस्जिद को तोड़ देना 2-4 बार हमले करके, तो तूफान आ जाएगा, सर तन जी, से जुदा वाले नारे लगेंगे। एक दफ़ा मैंने इंटरव्यू किया, एक हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट जमान साहब, मोहम्मद जमान। तो उनसे मेरे साथ शरीक थे अरविंद सहारन। तो हमें कोई 10 दफ़ा उनसे पूछना पड़ा कि आपकी महमूद गजनवी के बारे में राय मुस्बत है या मनफी है। तो वो कमिट करना नहीं चाह रहे थे कि महमूद गजनवी अच्छा आदमी था या बुरा आदमी था। जी वसीम साहब। देखिए,
बात यह है कि महमूद गजनवी जब सोमनाथ गए तो, और जाते थे हिंदुस्तान, 17 मरतबा वो गए, तो वो बामियान के मुजस्समों के जो थे वो करीब से गुजर के जाते थे, लेकिन उनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वहां पे कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, कुछ सोना नहीं था, तो उनके पास से तो वो गुजर के निकल जाते थे और सोमनाथ पहुंच जाते थे, पहली बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जाकिर नाइक को बुलाने के बजाय अगर हम रतन टाटा के किसी ड्राइवर या बावर्ची को बुला लेते तो वो जो कुछ यहाँ पे लोगों को उनकी जिंदगी के हालात और वाकयात बताता, उससे मैं समझता हूँ कहीं ज्यादा मुस्बत असर पड़ता सुनने वालों पे, कि वो कैसे इंसान थे और वो अपनी जिंदगी में क्या कुछ करते रहे और उन्होंने इंसानियत के लिए क्या कुछ किया। जी। बिल्कुल ठीक। सो थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, थैंक यू आरजू। Thank you, sir. Thanks for inviting me. थैंक यू वेरी मच।